हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आई है, उसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया भी था कि जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगी एक्सक्यूज मी, तो उसके बेसिस पे बात करेंगे कि एक्चुअल में कैसे क्या चीजें हैं, क्योंकि एज्यूम करना ठीक नहीं था। तो अब नोटिफिकेशन डिटेल्ड आ चुकी है। आपने मोस्ट प्रोबेबली काफी वीडियोस देख चुके होंगे, तो बेसिक चीजें आप जानते हो। दो ही चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एक तो स्ट्रेटजी क्या रह सकती है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। दूसरी चीज कि ये जो फॉर्म आया है, ये जो वैकेंसी आई है, जिसके बारे में चारों तरफ बहुत ज्यादा बात हो रही है, ये फॉर्म आपको एक्चुअल में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रद्दी नोटिफिकेशन है, बेकार वैकेंसी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इधर बीच और कोई फॉर्म आया नहीं है। लोअर पीसेस का आया है, तो लोअर पीसेस का पहले से पता था कि भाई इस तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो लोअर पीसेस को ये नया नोटिफिकेशन नहीं है, वो फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है, लेकिन वो पहले से पता था आपको कि वो आना है। इधर बीच और कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, ना तो आरओ का निकला है, ना यूपी पीसीएस 26 अभी फिलहाल आया है, ना और कोई आया है। तो इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारू को और ज्यादा हाइप और ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि इधर बीच कोई और बड़े एग्जाम हुए नहीं है। भाई 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस हुआ था, आरओ 27 जुलाई को हो गया था। उसके बाद से इतना बड़ा कोई ऐसा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ नहीं है, और लोअर पीसीएस भी हुआ तो है नहीं एग्जाम, वो तो बाद में होगा। तो इसलिए कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा परेशान है, डिसअपॉइंटेड भी हैं। चारों तरफ जो भी एग्जामिनेशंस को लेकर के चीजें चल रही हैं, चाहे वो एसएससी हो या और भी जो भी एग्जाम है, तो इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ पर ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है लोगों का। लेकिन वो जो डेस्परेशन है ना, उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं, जल्दबाजी के डिसीजन हो जाते हैं, और एक्चुअल में उस जगह पर पैर पड़ जाता है जहां पर नहीं पड़ना चाहिए था। तो आरओ एआरओ की इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जो वैकेंसी आई है कंप्यूटर असिस्टेंट की, जिसमें आपने देख ही लिया है कि आरओ की वैकेंसी 138 है, एआरओ की 380 है, कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 है। अब ये आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब इसमें पहली चीज जो है वो ये है कि अब मेंस होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, अभी तक मेंस नहीं होता था, अभी तक प्रीलिम्स का एग्जाम होता था। आप जानते हो, टाइपिंग होती थी, सिलेक्शन मिलता था। और मैं फिर से बोल रहा हूं, दो बार बोल रहा हूं इस चीज को, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो का जो एग्जाम है ना, वो इसीलिए उसकी बात इतनी ज्यादा की जाती थी कि ये एकमात्र ऐसा एग्जाम था विधानसभा और विधान परिषद के आरओ यारो के अलावा जो एक दिन एग्जाम करा करके आपको आरओ जैसी जॉब दे देता था, एआरओ जैसी जॉब दे देता था। वरना आप चाहे यूपीपीएससी का आरओ यारो देख लो या कोई और, कभी भी वन डे एग्जाम के थ्रू आरओ यारो नहीं बनते थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में स्पेसिफिक था, पर्टिकुलर था। बट अब वो चीज खत्म हो चुकी है, वो एक बीती बात हो गई है। इस बार से इन्होंने मेंस लगा दिया है, और मेंस भी सिंपल मेंस नहीं लगाया है, अच्छा खासा टफ रखा है। सबसे पहली चीज, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो 150 नंबर का मेंस लगाया है और 50 नंबर की टाइपिंग जो फेज 3 है, तो बेसिकली 200 नंबर के फेज 2 और फेज 3 है जो मेरिट बनाएंगे। उसमें 150 नंबर पूरा का पूरा इंग्लिश है, और 50 नंबर की टाइपिंग भी इंग्लिश ही है। लेकिन अगर टाइपिंग को आप एक बार इंक्लूड ना भी करोगे, चलो टाइपिंग एक हिंदी मीडियम वाला भी कर लेगा, तो जो 150 नंबर का 150 मार्क्स का जो मेरिट में जुड़ेगा एक्चुअली, एंड वो गेम चेंजर है मेरिट बनाने में, क्योंकि प्री के नंबर तो आप 200 में से 180 90 भी ले आओ, तब भी आपके नहीं जुड़ने हैं। वहां पर एक बहुत डिफरेंस आ गया है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स में, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का कैंडिडेट है, उसको ये अपनी एक ऑनेस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी कि क्या मैं इतना सक्षम हूं, क्या मैं इतना कैपेबल इंसान हूं कि मैं 150 नंबर की जो इंग्लिश में चीजें आ रही हैं, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन हो 40 नंबर का, या फिर वो 25-25 नंबर के ट्रांसलेशन हो, या फिर वो 30-30 नंबर के प्रेसी राइटिंग और एस्से हो, सारी चीजें इंग्लिश में है। यानी कि आपको प्रेसी राइटिंग करनी है, इंग्लिश में करनी है, एस्से राइटिंग इंग्लिश में करनी है, हिंदी में नहीं करनी है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 25-25 मार्क्स का है, वो भी आपका बेसिकली मोर ओवर इंग्लिश में ही है। भाई इंग्लिश से हिंदी करना है अगर, तो लिखना हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश को ही तो समझ के करना है ना। और जहां हिंदी को समझ के इंग्लिश में करना है, तो वहां भी आपकी इंग्लिश की एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो रही है। तो बेसिकली इंग्लिश में इन्होंने अच्छा खासा वेटेज बढ़ाया है। कॉम्प्रीहेंशन भी 40 मार्क्स का है, एंड अगर किसी को लग रहा हो अरे यार कॉम्प्रीहेंशन तो बहुत आसान सा आता है, हम तो कर लेंगे, तो एक बार उसे यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर होता है उसके कॉम्प्रीहेंशन को देखना चाहिए। मतलब कॉम्प्रीहेंशन अगर कोई चाहेगी अथॉरिटी कि टफ बनाए, तो वो किस हद तक जा सकती है वो आप देख सकते हो सीसैट के पेपर में। अच्छे अच्छे दिग्गज लोग, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के, प्रीमियम कॉलेजेस के भी कई बार सीसैट क्लियर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज ऑफ इंग्लिश पार्ट ऑफ यूपीएससी सेकंड पेपर जो आपका एक्चुअल में सीसैट वाला है। तो मतलब कॉम्प्रीहेंशन में भी डेप्थ आ सकती है, प्रेसी राइटिंग में भी आ सकती है, एस्से में भी आ सकती है, एंड उसमें भी प्रॉपर आपकी चीजें चेक होंगी। ऐसा नहीं है कि आप उसमें गलतियां करोगे, एरर्स करोगे तो वो काउंट नहीं होगा, एक एक चीज आपकी चेक की जाएगी। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हो, क्या आप अपने को इतना सक्षम आज की डेट में पाते हो कि आप इस एग्जाम के लिए जो 150 नंबर की मेंस है, क्योंकि देखो प्री आप, मैं मान के चलूं आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के, डजंट मैटर दैट मच,
आप हिंदी के हो कोई बात नहीं, आपने क्लियर कर लिया प्री, लेकिन उसके मार्क्स तो जुड़ नहीं रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि मेंस में अगर आप कम नंबर लाओगे तो प्री के नंबर ऐड होके आपको वो पार करा देगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो क्या आप वो 150 नंबर में अच्छा कर सकते हो? टाइपिंग को तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। 50 में से 25 नंबर मतलब क्वालिफाइंग है। और जो ये 150 नंबर का इंग्लिश वाला पूरा पोर्शन आ रहा है ना, जो सब्जेक्टिव है, उसमें भी 150 में से 50 नंबर क्वालिफाइंग है। मतलब उतना अगर आप करोगे तो आपका मेरिट में नंबर जुड़ेगा। भले ही आपकी फाइनल फाइनल मेरिट जो बन रही है उसमें नंबर जुड़ेगा, भले ही आप उसमें क्वालिफाई ना कर पाओ, लिस्ट में आपका फाइनल नाम ना आए, लेकिन नंबर जुड़ेगा। ये उन्होंने बताया हुआ है नोटिफिकेशन में। अब जो इसके कंपैरिजन इंग्लिश वाले हैं, वो अपने को कहीं ना कहीं इस चीज में बहुत स्ट्रांग मान रहे होंगे कि यार कल चलो कम से कम हम इंग्लिश वाले हैं, हम पढ़ लेंगे। तो इसमें अब दूसरी और तीसरा पॉइंट आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हर पोस्ट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना है। 1200 रुपए फीस रखी है इन्होंने, 1200 रुपए। और SC ST के लिए भी कोई ऐसी सच रियायत नहीं है बहुत ज्यादा, वहां पर भी 1000 रुपए तो है ही। 1000 रुपए भी अपने आप में अच्छी खासी एक पैसा होता है। तो मेन चीज ये है कि क्या आप इसमें दांव लगाना चाहोगे? अगर आपको ARO के लिए डालना है, अब एंड ऑब्वियस सी बात है कि जैसे RO है 138 पोस्ट है उसमें, ARO में 380 है, कंप्यूटर असिस्टेंट में 25 है। तो अगर किसी को तीनों डालने हैं तो फिर उस हिसाब से जाएगा। अब सपोज आप किसी एक पोस्ट में डालते हो तो फिर आप ARO डालना चाहोगे क्योंकि वहां पर वैकेंसी ज्यादा है। एंड ये ध्यान रखना है आपको कि 7 टाइम्स बुलाए जाएंगे हर कैटेगरी में। यानी कि 25 पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट में तो उसका 7 टाइम, RO में अगर 138 पोस्ट है तो उसका 7 टाइम, अगर ARO में 380 पोस्ट है तो उसका 7 टाइम, राइट? तो ये आपको क्लियर रखना है। तो ऑब्वियसली बात है ARO में कंपटीशन भी आपको उस हिसाब से देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें 7 टाइम रहेगा तो वैकेंसी उस हिसाब से है। तो ये चीज है, ज्यादातर लोग अगर डालेंगे तो फिर वो ARO ही डालेंगे। तो मेन चीज ये है कि अब किसी कोई अगर अपनी तैयारी में अपने को बहुत कॉन्फिडेंट पा रहा है कि ठीक है वो इंग्लिश मीडियम का भी है, उसकी तैयारी भी अच्छी है, या कोई हिंदी मीडियम का भी है बट उसको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो फिर वहां पर पैसे की बात भी थोड़ा आएगी कि आप एक ही में डालना चाहोगे या दोनों में डालोगे या तीनों में डालोगे या कैसे क्या है। 100 रुपए का फॉर्म होता तो यार ये वाला एटीट्यूड होता है, अरे फॉर्म डाल देते हैं, देखेंगे तैयारी हो पाएगी तो जाके पेपर दे आएंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, छोड़ देंगे, क्या है 100 ही रुपए तो है, 100 रुपए का तो चाय समोसा टाइप हो जाता है 4 लोग के साथ। ये वाला एटीट्यूड होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला काम खत्म कर दिया है, उनको चाहिए है सिंसियर कैंडिडेट। उनका बोला बोला हिसाब नहीं रहा है लिबर लिबर करने वाला कि बच्चे कुछ भी आ गए कि बस वो 100 रुपए का फॉर्म है तो डाल दिया, फिर एग्जाम के पहले उनको कोई दिक्कत हो गई। मतलब हो जाती है, सबको होती है, कैजुअल दिक्कत हो जाती है। उनको नहीं चाहिए ये सब, वो एंटरटेन करने वाले नहीं है। आपने डाला, आप पेपर दो ना दो, आपके पैसे गए, अगर आप देने नहीं जा रहे हो तो, राइट? तो 1200 रुपए आपको सोच समझ के डालना पड़ेगा। 100 रुपए होता तो आप तीनों डाल देते भाई, है ना? वो पेपर देने जाते नहीं जाते, तैयारी करते नहीं करते ढंग से, फॉर्म तो डाल ही देते लोग। लेकिन अब क्योंकि 1200 रुपए हो गया है तो लोगों को सोचना पड़ेगा। तो आपका क्योंकि पैसा लग रहा है, हार्ड अर्नेड मनी होता है, चाहे आपका हो या आपके पेरेंट्स का हो, तो आपको ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको इसमें ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप मेंस में क्या 6-7 महीने 8 महीने अगला टाइम पूरा दे पाओगे अपना? जैसे सपोज आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2 जून है, राइट? अगर माना जाए कि अगस्त में एग्जाम होगा, चलो मान लेते हैं कि अगस्त में ही एग्जाम होगा, चलो 15-20 दिन ऊपर नीचे कर लो, सितंबर मान लो 10 दिन, ठीक है? तो सितंबर में प्री होगा, तो पहले आपको प्री के लिए करना है भाई, अपने 1200 रुपए लगाए हैं या और ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर दो तो उस हिसाब से अपने पैसे लगाए हैं। एग्जाम निकालना है आपको तो आप पढ़ाई करोगे। तो अगले 2 ढाई महीना 3 महीना आप जब तक पेपर नहीं हो जाता है अगस्त सितंबर तक, आप लगातार प्रीलिम्स के लिए तैयारी करोगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 7 टाइम्स केवल लोग बुलाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करके ये एग्जाम प्री का नहीं निकाल सकते। लेट्स बी रियल, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी प्रैक्टिकल। हवा बातें करनी हो, एकदम बस जोश से भर देना हो तो बहुत बड़ा मोटिवेटर मैं भी हूँ, ठीक है? ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा एकदम जोश में आ जाओगे, उससे तुम्हारी जिंदगी में फायदा नहीं होगा। तो वो लपेटे वाला काम नहीं करूंगा मैं। ऑनेस्टली एनालिसिस करो कि भाई इतना कंपटीशन है, 7 टाइम्स लोग बुलाए जाएंगे, पैसा लगा रहे हो किसी चीज में, तो अगर 6-7 घंटे 8 घंटे ढंग से नहीं पढ़ सकते हो तो फिर मतलब क्या ही है फायदा उस चीज का? आप समझ रहे हो? या तो आपका बैकग्राउंड पहले से बहुत स्ट्रांग हो, तो ये है कि चलो भाई आप 2-3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ोगे, चीजों को ब्रशअप कर लोगे एंड यू विल बी थ्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं है, आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाई करनी है, तो भाई 8-10 घंटे 12 घंटे मतलब जितना ज्यादा पढ़ ले जाओ अगले 3 महीने, उतना ज्यादा आपके लिए सेफ होगा, अच्छा होगा, उतना आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये। अब प्रीलिम्स आपका हो गया, ठीक है? चलो मान लिया कि 25 अगस्त को आपका पेपर हो गया, 25-26 कुछ भी एक डेट जो संडे पड़ रही है उसमें आपका एग्जाम हो गया, राइट? आप पेपर देकर के आए, आपका निकल रहा है, आपने कहा यार मेरा प्री हो जाएगा, मेरे 200 में से 180 नंबर बनने हैं, 170 बनना है, मतलब कुछ भी ऐसा नंबर बन रहा है जो आपको लग रहा है कि भाई पेपर टफ था और मेरा हो जाएगा, राइट? अब वहां से आपको मेंस के लिए जुटना होगा, क्योंकि प्री तो केवल और केवल आपको मेंस का टिकट दिलाएगा, प्री के नंबर तो जोड़ने नहीं है। तो प्री आपका हो रहा है, तो बस जो आपने 1200 रुपए जो दिए हैं ना, 1000 रुपए जो दिए हैं, उससे आप मेंस में आ जाओगे। असली जो सिलेक्शन है वो तो मेंस के बेसिस पे होगा। टाइपिंग और 150 नंबर का जो इंग्लिश का पूरा पोर्शन है मेंस का सब्जेक्टिव, उसके बेसिस पे होगा। तो प्री आपने नहीं निकाला तो पैसे बर्बाद, पहले ही बर्बाद, टाइम और पैसा पहले ही बर्बाद है, ठीक है? तो ये बर्बाद ना हो तो इसलिए प्री निकालना है, और प्री निकाल लोगे तब मेंस में आओगे। अगली असली एग्जाम वो है, ये तो केवल एक फिल्टर करने के लिए है कि भाई 50,000 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, फॉर्म से पैसा आया, ठीक है, हमने पेपर करा दिया पेन पेपर मोड में। अब उसके बाद में जो सिंसियर कैंडिडेट है वो मेंस में आ गए। तो आपको बहुत ही कैलकुलेटिव वे में चलना पड़ेगा, ऐसे हवा हवा में नहीं चलना पड़ेगा। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि आपका पेपर निकल रहा है प्री का, अब वहां से आप जब मेंस के टिकट के लिए आप आ गए फाइनली, तो वहां पर आपको अपने अगले जो 4-5 महीने होंगे, जैसे सपोज
25 अगस्त को आपने पेपर दिया और आपका पेपर निकल रहा है, आपने 4-5 दिन चलो आराम किया, अपना थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी वगैरह देखी, समझा कैसे क्या करना है मेंस के लिए, आप 1 सितंबर से लग गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान के चलते हैं कि चलो नवंबर या दिसंबर में कभी आपका एग्जाम होगा। क्या 2-3 महीने में सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई करके मेंस का पेपर जो इस बार इन्होंने लगाया है, जो ऐड किया है, वो आप निकाल लोगे? आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो जो जिसका बैकग्राउंड है, वो तो हो सकता है 15 दिन में भी कर ले, 1 महीने में भी कर ले, लेकिन जिसका बैकग्राउंड नहीं है, उसे पढ़ना पड़ेगा और 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये समझो कि आज 2 जून हो रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, पहले आप अगस्त तक प्री पढ़ोगे, पेपर देकर के आओगे, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर इतना टाइम भी मान लें कि आपका पेपर मेंस का नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, तो आपके पास बेसिकली 3-4 महीने वही जो रहेंगे प्री के बाद। तो आप उसमें दिन रात वही पढ़ोगे। अब उस टाइम पर आप ये नहीं कर सकते कि अरे भाई कोई और फॉर्म आ गया है, तो फॉर्म डालना अलग चीज है, फॉर्म डालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई 100 रुपए का फॉर्म है, 200 रुपए का फॉर्म है, डाल दिया। उसके लिए जब आप तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो इट टेक्स टाइम और उससे फिर कॉम्प्रोमाइज होती है चीजें। तो अगर आप आज 2 जून से लेकर के अगला ये जो पूरा समय बचा हुआ है आपके पास 7 महीने का, यानी कि पूरा जून और फिर पूरा दिसंबर 31 तक का, तो फिर आप इस एग्जाम के लिए आगे जाओ। क्योंकि सिर्फ प्री देने के लिए तो 1200 रुपए या 1000 रुपए बर्बाद करोगे नहीं कि बस देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आपको निकालना है, आपको जॉब पानी है, इसलिए तो जा रहे हो। तो पहले प्री के लिए लगोगे, फिर मेंस के लिए लगोगे, और पहले से ये सोच के तो चलोगे कि नहीं पता नहीं हमारा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर ऐसा सोचो तो मत भरो भाई। बहुत जनरली बता रहा हूँ भाई, 1000, 1200 रुपए का खा पी लो, घूम लो, कपड़े ले लो, जूते ले लो, ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है। कम से कम चलेगा आपका महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है। लेकिन बस ऐसे ही डाल दिया देखा देखी, इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर ये एकदम रिजिड हो, क्लियर हो, हाँ भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को पूरी अपनी जान लगानी है, मैं दूंगा, मैं दूंगी, तो फिर अगले 6 महीने डेडिकेट कर दो इस एग्जाम को। फिर रिजल्ट कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, लेकिन फिर डेडिकेट कर दो। फिर ये मत करना कि भाई पीसेस का फॉर्म आ गया अभी 20 दिन बाद, फिर आप कहो अब हम सर पीसेस 26 वाला करें, या सपोज आरओ का फॉर्म आ गया जुलाई में, अब आप कहो सर यूपीपीएससी आरओ यारो तो सर हमारा सपना था सर, लक्ष्य था हमारा, अब सर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी हमने डाल दिया था सर, उसमें भी लगे हुए हैं। ऐसे नहीं होता। आपके पास समय है, आप सोचो समझो कि कोई भी और चीज आ जाए, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही समय दूंगा, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरा प्यार है, यही मेरी जिंदगी है, दिस इज एवरीथिंग फॉर मी। ये आपका एटीट्यूड है, अगले 7 महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट को डेडिकेट कर दो। प्री मेंस जो भी आपका निपट जाएगा उसी में, जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना कि यार फॉर्म डाल दिया, उसके लिए पढ़ भी नहीं रहे हो, या पढ़ रहे हो लेकिन फिर कोई एक दूसरा फॉर्म आ गया, 100, 150, 200 रुपए का फॉर्म है, या पीसीएस और आरओ इस टाइप का कोई फॉर्म है, और फिर आप उसके चक्कर में फंस गए। उनकी तैयारी करनी है तो उनकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करनी है तो फिर इसकी तैयारी करो 6-7 महीने। दोनों की तैयारी अगर आप करना चाहोगे तो फिर कॉम्प्रोमाइज होंगी चीजें। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो की भी तैयारी कर लो, साथ में आप पीसीएस 26 की भी तैयारी कर लो, और आरओ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर लो, या इस टाइप के जो और कमीशन के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी भी कर लो। एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 10 घंटे रोज देने पड़ेंगे, बिना किसी लापरवाही, बिना किसी कोताही के। तो आप पीसीएस 26 भी मैनेज कर लोगे, यूपीपीएससी आरओ भी मैनेज कर लोगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ भी मैनेज कर लोगे। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के आप सोचो पीसीएस 26 भी निकल जाएगा 6 महीने बाद, जब 6 दिसंबर को पेपर होगा। यूपीपीएससी आरओ यारो अगर मान लो निकाल दे फॉर्म, तो उसका आप सोच रहे हो कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर लोगे खुद को, और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी आपका निकल जाएगा। 4-5 घंटे की पढ़ाई से मुझे तो नहीं पता ऐसा कि कोई भी ऐसा तरीका है या कोई ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है। जितना मुझे एक्सपीरियंस, जितना मैंने अपने एंड से चीजें की हैं, जितना वास्ट एक्सपीरियंस मुझे है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े 3 एग्जाम 6 महीने के अंदर सिर्फ 4 घंटे पढ़ के निकाले जा सके। एक एग्जाम में फोकस करोगे, निकाल ले जाओगे। चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट कर लो, चाहे दूसरे कर लो। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितने कैपेबल हो, ये आपको बैठ के देखना पड़ेगा, अपने दोस्त के कहने पे नहीं, किसी टीचर के कहने पे नहीं, किसी यूट्यूबर के कहने पर नहीं, किसी के जोश में भर देने से नहीं कि अरे भाई डाल दो डाल दो डाल दो, अरे प्री डाल दो फिर मेंस का देख लेंगे। अरे देख कहां से लोगे, देख कहां से लोगे, पेपर आपको देना है। मैं कह दूं अरे मेंस का देख लेंगे, डालो डालो प्री का डालो, अरे कहां से भाई। 1000 रुपए 1200 रुपए मैटर करता है यार। ठीक है किसी के पास बहुत पैसा है, उसको भी वैल्यू पता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जिसके पास है पैसा वो और वैल्यू करता है, जिसके पास नहीं है वो तो करते ही करता है। तो मैं सिर्फ तुम्हें लपेटे में लेने के लिए नहीं कह सकता कि अरे भाई प्री डाल दो फिर मेंस का देखेंगे। अरे मेंस देखो, पहले पहले सिलेबस देखो। मतलब जो लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि अरे देखो देखो, उनसे बोलो पहले भाई नोटिफिकेशन में ढंग से सिलेबस को देखो कि उसमें क्या है। 40 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, 30 नंबर का इंग्लिश में एसए आ रहा है, जिसमें एरर चेक होंगी। वहां गलतियां करोगे तो वहां होगा। स्पेलिंग ढंग से, बहुत सी स्पेलिंग है वो जो गलत हो जाती है इंसानों से, वहां पे आप ऐसे 30 नंबर का लिख लोगे। प्रेसी राइटिंग आप 30 नंबर की कर लोगे। कितना एक्सपीरियंस है हाल फिलहाल में 1 साल में? आपने कितने इंग्लिश में एसए लिखे हैं, कितना आपने प्रेसी राइटिंग की है, कितना आपने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए हैं, कितना आपने इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। खुद से ऑनेस्ट एनालिसिस करो। 2-4 घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे, लेकिन एक सही जगह पर लैंड करोगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।